वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक बेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है उसका लास्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ BGSBU। ये सबका सेम ही रहता है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड वर्किंग। सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है ना वो उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से को हम बोलते हैं दैट इज़ द वन ग्रुप इक्विटी फाइनेंसिंग एंड सेकेंड वन इज़ द डेबिट फाइनेंसिंग। ठीक है, इक्विटी फाइनेंसिंग जो है ना ये है जो हम अपने पैसों को रेज करते हैं बाय सेलिंग योर शेयर्स इन द बिजनेस, चाहे वो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सेल कर रहे हो या किसी नए इन्वेस्टर को सेल कर रहे हो। तो सेकेंड वन इज द डेबिट फाइनेंसिंग। यहाँ से आप अपने कैपिटल्स को इंक्रीज करते हो कैसे? बाय बोरोइंग द मनी। किससे? या तो आप बैंक से लोगे वो मनी या तो आप किसी लीडर से लोगे और फिर फ्यूचर में आप जाके उन पैसों को उनको वापस करोगे। ये हमारे दो टाइप ऑफ सोर्सेज है। ठीक है, अब हम सेकंड थोड़ा सा और इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन करते हैं, फर्दर और सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो पहला सोर्स जो है दैट इज कॉल्ड एज द फाइनेंशियल बूटस्ट्रैपिंग। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी है कि जो आप बिज़नेस आपको अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, आपको उसमें एम्प्लॉयज़ को आपको उसमें क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को लाना है। और यहाँ पे आप नहीं चाहते हो कि मैं बैंक से लोन लूँ। अगर बैंक से लोन नहीं लोगे तो क्या करोगे? देखो, एक को स्वेट इक्विटी बोलते हैं, मतलब कोई पर्सन या किसी कंपनी से आप कंट्रीब्यूशन ले लेते हो बिजनेस के लिए। या सेकेंड वन ओनर फाइनेंसिंग, ये भी इसकी एक एग्जाम्पल है। एंड थर्ड वन की अगर बात करेंगे दैट इज़ द जॉइंट यूटिलाइजेशन। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इंटाइटीज़ यूजुअली मिलती हैं जैसे स्कूल वगैरह, तो वो आपको स्पेस वगैरह शेयर करती हैं। तो सेकेंड वन इज़ द बिजनेस एंजल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है जो आपको या तो अपना पूरा जितना वेल्थ उसके पास है वो आपको दे देगा या तो उसका कुछ पार्ट देगा। और क्या करेगा, उसकी वजह से, उन पैसों की वजह से जो कंपनी हमारी है वो उसकी ग्रोथ क्या होगी, काफ़ी अच्छी होगी। यहाँ पे सिंपली हम ये बात करेंगे कि यहाँ पे हम प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं पैसों के लिए। थर्ड वन इज अ वेंचर कैपिटल। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं उन बिजनेसेस को जो फ्रेश बिजनेस होती हैं। ठीक है, देखो अगर बात करेंगे ना वेंचर जो कैपिटलिस्ट्स होते हैं ये हैं क्या? ठीक है, ये जो है ना ये एक प्राइवेट इक्विटी है। ये करते क्या है, ये वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे इनको ये लगेगा कि आगे जाके ये बिजनेस काफ़ी अच्छी होने वाली है, काफ़ी ग्रो करने वाली है। पहले तो ये स्मॉल होती है। ठीक है, जब कोई भी नई बिजनेस स्टार्ट करे तो पहले वो स्मॉल बिजनेस होती है। तो ये चाहते हैं कि हम क्या करें, उन्हीं स्मॉल बिजनेसेस में क्या कर दें, अपना इन्वेस्टमेंट जो आगे जाके लॉन्ग टर्म में काफ़ी ग्रो करेगी। ठीक है, तो फोर्थ वन इज द पर्सनल सेविंग। ठीक है, तो सबसे अच्छी प्लेस अगर हम देखेंगे दैट इज़ योर पर्सनल सेविंग। आप कितना सेव किया हुआ है, आपकी बैंक अकाउंट कितने, आप उसको यूज़ करोगे अपने बिजनेस के लिए। पर्सनल सेविंग में जैसे ये भी आ सकता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग, आपको प्रॉफिट हुआ है किसी चीज़ से वो, या रिटायरमेंट वगैरह की फंड्स लैक्स में कभी आ जाती हैं, 50 लाख 40 अकॉर्डिंग टू योर जॉब पोस्ट। एंड इसी तरह से इक्विटी लोन्स वगैरह हम लेते हैं। तो ये हो गया आपका पर्सनल सेविंग्स। तो फिफ्थ वन ऑप्शन आपके पास आता है फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप फैमिली एंड फ्रेंड्स, आपको अपनी बिजनेस अगर स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आप अपनी फैमिली या फ्रेंड से हेल्प लेते हो। वो आपको काफ़ी इन्वेस्ट करेंगे, लोन लेने से तो बेटर है, क्योंकि बैंक से आप लोन ले रहे हो वगैरह, हम क्या सोचते हैं कि नहीं हम इनको वापस देंगे, हमारे फ्रेंड्स वगैरह है। लेकिन इससे क्या है, जब आप फ्रेंड से लोगे ना तो उससे एट टर्म्स आपकी जो रिलेशनशिप है उसको वो काफ़ी एक रिस्क रिलेशनशिप बन जाती है। जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो एट द एंड आप जानते ही हो कर्जा वगैरह हो जाता है एंड ऑल दैट। तो उनके अंदर की जो टर्म्स होती है ना वो पैसे की वजह से बिगड़ जाती है। तो यहाँ पे हम प्रेफर करते तो हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली, बट ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। सिक्स वन दैट इज़ द बैंक लोन्स। बैंक लोन्स देखो, अब आपको सबको पता है बिजनेस के लिए सबसे अच्छा लोन हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमारे बैंक प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, हम देखते हैं अपने बैंक्स में कि हमारे लिए किस तरह के लोन्स अवेलेबल हैं, उनसे बात करेंगे, अपनी बिजनेस उन्हीं से स्टार्ट करेंगे उनके पैसों से। और फिर वो कुछ इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे 1% 2% अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी। और फिर उन इंटरेस्ट के साथ हम उन पैसों को वापस करेंगे जब आपकी बिजनेस ग्रो होगी। सेवंथ वन इज़ द एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये वो लोग हैं जो बहुत ही अमीर लोग हैं और ये ढूंढते रहते हैं नई नई बिजनेसेस जहाँ पे वो लोग क्या करें, इन्वेस्ट करें। ठीक है,
अगर हम बात करेंगे तो इनकी एक्सपीरियंस ज़्यादा होती है और ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं जिनकी बारे में मैंने अभी बात की है कि वो क्या करते हैं, उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको लगता है ये बिजनेस ग्रो कर, तो उनसे ज़्यादा ये चाहते हैं कि हमारे हाथ लगे कुछ, ठीक है। तो इनकी एक्सपीरियंसेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एट्थ वन अगर बात करेंगे, इंक्यूबेटर्स होती हैं, ये कुछ वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। कौन सी रिसोर्सेज? जैसे अब रिसोर्सेज का मतलब जैसे आपको ऑफिस के लिए जगह चाहिए वो देगी, आपको फंडिंग वगैरह के लिए मदद करेगी, आपको एक बड़ी कंपनी बनानी है उसके लिए तो आपको बड़ा ऑफिस भी चाहिए, बड़ी जगह चाहिए, वो देगा आपको रिसोर्सेज वगैरह जितनी भी उसमें चाहिए, चाहे मशीन्स वगैरह चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, तो वो सारा आपको प्रोवाइड करता है कौन? इंक्यूबेटर्स। ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। नाइन्थ की बात करेंगे, दैट इज द गवर्नमेंट सब्सिडरीज एंड ग्रांट्स। तो गवर्नमेंट एजेंसी जो है ना, ये कुछ सब्सिडरी का मतलब क्या है? ये आपको कुछ इंसेंटिव्स देती है कैश के फॉर्म में, ठीक है, कैश देती है आपको, कुछ ग्रांट्स देती है नए नए एंटरप्रेन्योर्स को। तो ये एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, अच्छे से देख लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स, क्या हम एलिजिबल हैं इसके लिए, इनकी प्रोसेस क्या है, इनके प्रोग्राम्स क्या है, और उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं अपने, ये डिफरेंट इनके वेज होते हैं, जैसे ये आपको कैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप पैसे लेते हो और अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करेंगे दैट इज द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलर ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसके लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड सेम इज़ केस इन केस ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें क्या है, कंपनीज जो है यहाँ पे ये मदद करता है कंपनीज को पेमेंट्स देने में, ताकि आपकी बिजनेस जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से चल पाए। इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी। तो पहले, सबसे पहले, अब हम, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ब्रीफली मैं इसको बताती हूँ कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट असल में है क्या। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस की वजह से आपकी जो कंपनी है वो प्लान्स, आप अपने प्लान्स देखती है, वो अपने करंट एसेट्स मतलब दैट इज़ द प्रॉपर्टी, अपनी लाइबिलिटीज़ देखती है, और देखती है कि कैसे एक इफ़ेक्टिव मैनर, कैसे मैं प्लान बनाऊँ इनको यूज़ करने में, ताकि मेरे ऑपरेशंस जो है, ताकि मेरा काम जो है वो अच्छी तरह से चले, वो रुक ना पाए, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन को मदद करती है कैश फ्लो को मेंटेन करने में। देखिए, कैश फ्लो का मतलब क्या है, ये वो कैश है जो हम ट्रांसफ़र करती है कंपनी में आता है या कंपनी से जाता है, ठीक है। अब कैश फ्लो इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको भी मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। अब छोटा सा फॉर्मूला बता देती हूँ कि वर्किंग कैपिटल को अगर हमें निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। दैट इज सिंपली योर करंट एसेट्स माइनस द करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आपकी कंपनी जिनको कैश में कन्वर्ट कर सकती है अगले सालों में, ठीक है, जैसे कोई प्रॉपर्टी है उसको बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकती है। एंड करंट लाइबिलिटीज़ वो ऑब्लिगेशंस होती हैं जो आपकी कंपनी को पे करनी होती हैं, दैट इज़ द नेक्स्ट 12 मंथ्स। जैसे इसमें अकाउंट्स पेबल्स आती हैं, कोई डेबिट वगैरह आता है जो आपको ड्यू टाइम में क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो टोटल वर्किंग कैपिटल क्या आएगा आपका, आपकी करंट एसेट्स कितनी प्रॉपर्टी है उसमें से आप माइनस करोगे उन लायबिलिटीज़ को जो आपको पे करनी है, लोन वगैरह, तो जो बचेगा वो आपकी असली वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल, सॉरी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द की कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कुछ की कंपोनेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है मैनेज लिक्विडिटी। ये आपकी लिक्विडिटी को मैनेज करती है, मतलब ये देखती है कि क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छी तरह से कैश है, ताकि आपकी बिजनेस जो है वो क्या कर पाए, वो अच्छी तरह से चल पाए, ठीक है। अब जो लिक्विडिटी है वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को ना काफ़ी इफ़ेक्ट करती है, इसकी सक्सेस और इसकी फेलियर में लिक्विडिटी का इंपॉर्टेंट रोल। अब मैं बार बार टर्म यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है ये मैं आपको थोड़ा आगे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। सेकेंड है दैट इज़ अ मैनेज अकाउंट रिसीवेबल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये वो बैलेंसेस होती हैं जो डेबिटर्स मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो क्या है, जो ओ कर रहा है आपके मनी, ठीक है। तो जो हमें पे करनी है कंपनी को, ये वो चीज़ें हैं। तो वो अमाउंट जो है ना, ये ड्यू डेट तब बन जाती है जब आपकी गुड्स या आपकी सर्विसेज को आप कस्टमर तक डिलीवर करते हैं, लेकिन अभी तक उनकी पेमेंट नहीं नहीं है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ योर अमाउंट रिसीवेबल, दैट इज़ द अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। तो सेकंड बात हम अगर बोलेंगे, दैट इज़
तो आपकी मैंने बात की थी यहाँ पे लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी होता है कि शॉर्ट टर्म में आपके पास कितनी रिलायबिलिटीज़ हैं, जैसे लोन वगैरह, बिल्स वगैरह, जो आप कभी भी रिस्क कंडीशन में आप उसको पे कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी जो है वो बहुत वो आपके कैश को रिसीव नहीं कर पा रही है, डेबिटर से कैश नहीं ले पा रही है, तो ओवरऑल आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, एंड दैट प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड एज अ कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। तो थर्ड वन इज द मैनेज अकाउंट पेएबल। मैनेज अकाउंट पेएबल का मतलब क्या है? ये वो पैसे होते हैं जो एक कंपनी ओन करती है अपने वेंडर्स से। तो ये अगर कंपनी का बैलेंस शीट जो है ना, बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट होता है जहाँ पे आपके बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज़ वगैरह को लिखा जाता है। तो ये जो कॉलम है यहाँ पे हम एज अ ऑब्लिगेटरी ये कॉलम रखते हैं आपके कंपनी की बैलेंस शीट में। तो अगर देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर लेट पेमेंट्स हो जाती हैं तो लेट पेमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती हैं, आपको पेनल्टीज़ वगैरह या फाइन्स वगैरह आ सकते हैं, जिससे आपकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग्स जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। मतलब कहने का मतलब सिंपली है कि जो आपके अकाउंट पेएबल है ना, उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वी शुड मेक श्योर दैट द पेमेंट्स आर मेड ऑन टाइम। क्यों? ये आपका की कंपोनेंट है ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अगर आपके पेमेंट्स टाइम पे नहीं हो रहे हैं तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम अगेन आ जाएगी। एंड कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? वो कैश जो आप अपनी कंपनी में ले रहे हैं या कंपनी से जा रहा है या कंपनी से दे रहे हैं, ठीक है, या दैट इज विच फ्लोज इन द कंपनी और आउट टू द कंपनी। तो ये बात है। तो सेकंड, अब हम अनदर जो इसका कंपोनेंट है दैट इज द मैनेजिंग शॉर्ट टर्म डेबिट्स। यहाँ पे क्या है? शॉर्ट टर्म डेबिट्स में सिंपली हम बात करेंगे अगेन लिक्विडिटी। यहाँ पे लिक्विडिटी होनी चाहिए आपकी कंपनी में। क्यों? एनफ लिक्विडिटी होनी चाहिए ताकि आप शॉर्ट टर्म जो ऑपरेशंस हैं आप उनको अच्छी तरह से फेस कर पाओ विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। मतलब आपकी कंपनी में वो एबिलिटी होनी चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जैसे लोन्स हैं, बिल्स हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग लायबिलिटी है ना, लिक्विडिटी है, उसका मतलब है कि आपके पास बहुत सारा कैश है, इतना कैश कि आप वक्त आने पर आराम से उसको दे सकते हो। इसी का मतलब होता है लिक्विडिटी। जितनी लिक्विडिटी आपकी कंपनी में ज़्यादा है उतने आप अचानक रिस्क कंडीशंस को फेस कर पाओगे। अगर लिक्विडिटी नहीं है दैट मीन्स कैश नहीं है, तो उस टाइम पे आपकी कंपनी लॉस में जा सकती है। फिफ्थ वन इज़ मैनेजिंग इन्वेंटरी। इन्वेंटरी क्या है? ये तमाम वो चीज़ें होती हैं जो भी आपकी कंपनी बेचती है, आइटम्स, गुड्स, उसको हम इन्वेंटरी बोलते हैं। तो इन्वेंटरी वगैरह जो है ना, इससे हम क्या करते हैं? सेल्स रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। मतलब ये क्या है? ये इनकम है जो आप अपने सेल्स से, अपनी सर्विसेज से, अपने गुड्स को बेच के जो कमाते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज द सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। अगर इन्वेंटरी लेवल्स आपकी कंपनी में कम है दैट मीन्स आप काफ़ी रिस्क पे हो, आप अपने सेल्स को लॉस कर सकते हो। और अगर ज़्यादा भी इन्वेंटरी लेवल है दैट मीन्स यू हैव इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ योर वर्किंग कैपिटल। तो ये थे आपके कुछ की कंपोनेंट्स। तो मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा ब्रीफली नहीं गई हूँ, बिकॉज आप अपने एग्ज़ाम के एंड पॉइंट पे भी अगर ये नोट्स देख लेते हो तो आप आराम से अपना एग्ज़ाम पेपर दे पाओगे ईडीपी का। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव दैट इज स्मूथ ऑपरेशन साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम रॉ मटेरियल, ये वो प्रोसेस है हम रॉ मटेरियल्स को आराम से ले सकते हैं, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, जिसकी वजह से आपकी कंपनी स्मूथ एंड स्ट्रेट चल सकती है। तो सेकंड अगर इसमें देखेंगे दैट इज़ मेंटेनिंग द ऑप्टिमल वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे कंपनीज को क्या बनाना है? बैलेंस शीट वगैरह। अगर उनके पास बैलेंस शीट है दैट मीन्स उनकी जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। जितनी वर्किंग कैपिटल हाई होगी इसका मतलब उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी आपकी कंपनी चलेगी, और जितनी कम होगी तो उतनी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितनी इंक्रीमेंट्स, जितनी एफिशिएंटली आप काम करोगे उतना ही आपकी ग्रोथ, आपकी कंपनी ग्रो करेगी और उतना ही आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो। ये किसका काम है? दैट इज़, ये किसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? दैट इज़ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के। थर्ड वन इज़ मीटिंग डेबिट ऑब्लिगेशंस। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है ना, ये हमेशा क्या करता है? ये देखता है कि क्या आपकी कंपनी में अगेन बात आती है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी काफ़ी होनी चाहिए। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो आपके पास कैश होना चाहिए ताकि आप रिस्क कंडीशंस को आराम से फेस कर पाओ, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव किसका है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। अगर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नहीं है अच्छे से किसी कंपनी में तो आप वो कंपनी अच्छे से ग्रो नहीं कर सकती है, उसको रिस्क भी हो सकता है, वो फेल भी हो सकती है, ठीक है।
तो फोर्थ वन इज़ फेवरिंग बिजनेस ग्रोथ। आपकी कंपनी के जितने एसेट्स वगैरह है वो देखा जाता है। तो क्योंकि देखो, अगर आपके पास अकाउंट पेएबल प्रैक्टिसेस नहीं है, आपकी इन्वेंटरी बहुत वीक है, दैट इज़ यू हैव द पुअर इन्वेंटरी कंट्रोल, सिंपली आर योर अकाउंट पेएबल प्रैक्टिसेस आर वेरी वीक, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगी। एंड फिफ्थ वन ऑब्जेक्टिव इज़ इम्प्रूविंग द कैपिटल परफॉर्मेंस। तो आपका अनदर गोल है दैट इज़ टू इन्हांस द यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल यूजेज। तो उसकी वजह से आपकी कंपनी क्या करेगी, ग्रो करेगी। यह आपका टॉपिक था जो एंड था आपके एंटरप्रेन्योरशिप का। यहाँ आपका ये सब्जेक्ट ख़त्म हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैंने BGSBU की सिलेबस के रिकॉर्डिंग पढ़ाया है, लेकिन आपको कोई भी सिलेबस और चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कोई भी टॉपिक मैं अपलोड कर दूँगी।